बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत ये है और मैं हूँ फ़रियाल वक़ार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है उसमें सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की तरफ से वही एजेंडा, वही कहना कुछ और करना कुछ वो जारी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। वो इस तरह से है कि 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को जिस तरह से सज़ा हो गई और वो मुजरिम करार दे दिए गए, लेकिन उसके बावजूद उनके जो एक उनका हथकंडा है सोशल मीडिया के ऊपर, जो वो एक दहशतगर्दी फैलाते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जो वो पाकिस्तान की आवाम को इदारों के खिलाफ करने की जो अपनी स्कीम है उसको जारी रखते हैं, जिस तरह से हमले जारी रखते हैं, वो उन्होंने जो है वो मज़ीद तेज़ कर दिया है। समझा ये जा रहा था कि शायद अब अडयाला की तरफ से बयानबाज़ियाँ जो है वो थोड़ी-सी कम हो जाएँगी, लेकिन ये बयान जो मुल्क के अंदर ज़हर फैलाते हैं, ये अभी तक बंद नहीं हुए बल्कि और ज़्यादा बढ़ गए हैं। कहा ये जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की अपनी जो क़यादत है, बाकी जो बाहर हैं लोग, वो सब लोग जो हैं, वो अब खुद भी परेशान हो गए हैं कि बानी पीटीआई के इस तरह के बयानात को कैसे रोका जाए। अब इस सूरत-ए-हाल में मुज़ाकरात की हकीकत क्या होगी? बानी पीटीआई के लिए हालात मज़ीद जो है वो किस तरफ जाएँगे? हम ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने डिस्कस करना है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हकबरदारी पीर को है, कल है और ये जो तकरीब है, इसकी तैयारियाँ और इसकी रौनकें जो है वो काफ़ी देर से अमेरिका में चल रही हैं। लेकिन हमने आज डिटेल में बात करनी है कि ये तकरीब जो है वो किस तरह से होती है, कहाँ होगी, इसमें कौन-कौन शरीक होगा, पाकिस्तान से कौन लोग हैं जिनको जो मुतवक्के हैं कि वहाँ पर शरीक हों। उसके बाद हमने डिस्कस करना है इसराइल और हमास जंग बंदी का जो मुआहदा है, उस पे आज से अमल होगा और हमने देखना ये है कि इसराइल की जानिब से जो गज़ा में कार्रवाइयाँ हैं वो अभी तक चल रही हैं। लेकिन हमास के साथ जंगबंदी का जो है वो मुआहिदा उनका आज से शुरू हो जाएगा। अब जो नुकसानात हुए हैं और जो रिकवरी है वो किस तरह से होगी? 15 माह का ये अरसा था जिसमें इतना ज़ुल्म ज़्यादती की गई, इतनी तोड़-फोड़ की गई, इंसानियत सोज़ जो चीज़ें हैं वो की गई। अब इसकी रिकवरी किस तरह से होगी और क्या इस जंगबंदी को जो है वो यकीनी बनाया जाएगा? ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मेरे साथ इस वक़्त मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट और सच न्यूज़ के प्रेज़िडेंट मिस्टर फैसल इद्रीस भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। भट्ट साहब, सबसे पहले तो जिस तरह से 190 मिलियन केस का फ़ैसला आया, बानी पीटीआई जो हैं वो बड़ा शायद उनके लिए खिलाफ़ तवक्को था और वो बड़े बुखला गए हैं। उस बुखलाहट की वजह से उन्होंने फिर से एक्स अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की अफ़वाज को, पाकिस्तान के सिपहसालार को जो है वो टारगेट किया और पाकिस्तान की आवाम को एक बार फिर से पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ जो है वो उभारने के ऊपर उन्होंने बयानबाज़ी अपनी शुरू कर दी है। क्या कहेंगे इस तरह की चीज़ें करके बानी पीटीआई अपने लिए मज़ीद मुश्किलात क्रिएट नहीं कर रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला था, मतवक्का फैसला जब आने से पहले ही मेरा ख़्याल है कि बानी पीटीआई को अंदाज़ा था कि उन्हें इसमें फ़िक्स किया जाएगा और इसमें उनको सज़ा होगी। मेरे ख़्याल वो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि शायद उनकी अहलिया जो है, उन्हें सज़ा ना दी जाए और उन्हें बरी कर दिया जाए। पर मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला आने के बाद जो सूरत-ए-हाल हुई है और जिस तरह बानी पीटीआई का ट्विटर एकदम जाग गया है सोया हुआ और उन्होंने वो ही हंगाम शुरू कर दिया है जिस पे उन्होंने सीज़ फायर किया था। अब सोचने की बात ये है कि बानी पीटीआई के कौन से कॉल को, कौन से फ़ेल को हम जस्टिफ़ाई करें और किसको गलत समझें। वो अपनी पहले कोई बिल्कुल। बात पहले पहले खुद करते हैं, फिर उसकी तरदीद करते हैं। जी। तो जब सिपह सलार की हाई सिक्योरिटी खैबर पख्तूनख्वा में एक मुलाकात उनके अहदेदारों से हो गई, तो फिर इन्होंने बहुत खुशाइन करार दिया। जब इन्होंने खुशाइन करार दिया तो दूसरे दिन फिर इनके जो रहनुमा हैं, बैरिस्टर गौहर भी ले लें, अलीमीन गंडापुर ले लें, वो जो लोग उमर अयूब ले लें, जो लोग मुज़ाकरात में शामिल हैं, वो कह रहे हैं बानी पीटीआई को सज़ा हो भी जाए तो मुज़ाकरात पे इसका कोई असर नहीं होगा। अब बानी पीटीआई किसी की बात तो मानते नहीं है और ना किसी के कंट्रोल में है। बानी पीटीआई को सज़ा होने के बाद उनका ट्विटर जाग गया और ट्विटर पे फिर उन्होंने वही काम शुरू कर दिया या पिच ज़ीरो से दोबारा स्टार्ट ले लिया उन्होंने। तो मेरा ये ख़्याल है इस तरह अगर चलता रहा तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं हो सकेगा। हकूमती तर्जुमान इरफ़ान सिद्दीकी का भी यही कहना है कि वो इस तरह के अगर हालात रहे और इस तरह के मुज़ाकरात 2-2 3-3 दरवाज़ों से होते रहे, तो फिर मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। आप देखते हैं आने वाले वक़्त बिल्कुल। में तासुर पे शिकार होंगे मुज़ाकरात या नहीं?
बिल्कुल ठीक है और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अपनी जो सारी पार्टी है, जो उनकी क़यादत है, जो लीड कर रही है इस वक़्त बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर, ये लोग जो हैं वो उनकी तरफ से भी यही कहना सामने आया है कि बानी पीटीआई को इस तरह के बयानात से रोका गया है। उन्होंने दरख्वास्त की उनसे कि इस तरह की कोई बयानबाज़ी पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ ना की जाए, लेकिन फिर भी वो जो है वो बाज़ नहीं आते। बट साहब क्या अगर बानी पीटीआई किसी का एतमाद हासिल कर लें तो उनकी मुश्किलें हल ना हो जाएँ। लेकिन बानी बिटिया का एतमाद क्यों नहीं कोई कर पा रहा? आखिर ये कैसे हासिल होगा कि ये कोई एक बात करें और फिर उसके ऊपर स्टैंड भी रहें? देखिए पाकिस्तान में डिफरेंट वज़राए आज़म या सियासी रहनुमाओं पर ऐसा कड़ा वक़्त आता रहा है। आप अंदाज़ा लगाएँ कि उनका कोई ना कोई गारंटर भी होता है, आपने बड़ी अच्छी बात की है। उनका कोई ना कोई गारंटर भी होता है और उन्हें रिलीफ़ भी मिल जाता है। कोई मुल्क से बाहर चला जाता है, कोई मुल्क में रिलीफ़ ले लेता है और खामोशी इख्तियार कर लेता है। बानी पीटीआई हुँ। ने अपनी रिप्यूट ऐसी बना ली है कि वो एक तो वो खुद अनाउंस करते रहे हैं कि यू टर्न लेना बहुत अच्छी बात है, सियासत में यू टर्न होना चाहिए और उन्होंने रिप्यूट ऐसी बना ली है कि वो किसी के कहने सुनने में नहीं है। अब अंदाज़ा ये लगाएँ कि बानी पीटीआई से हुकूमत जान छुड़ाना चाहती है, ताकि हुकूमत तरक्की की राह पे चल निकली है और उनका ये ख़्याल है कि अगर हम तरक्की में थोड़ा-सा आगे और मेहनत करें तो आगे जा सकते हैं, इस मुल्क को भंवर से निकाल सकते हैं। तो वो बानी पीटीआई को बीच में से निकालना चाहते हैं कि बानी हमारे से कोई एग्रीमेंट करे, कोई माहदा करे और फिर उस पे पूरा उतरे, तो हम उसके लिए तैयार हैं। इसको कहते हैं मुल्क के वसीतर मफाद में। पर बानी हुँ। पीटीआई ने हमेशा ये साबित किया है कि उनके जो रहनुमा हैं पार्टी के, उनको रिजेक्ट करके, उनकी बात को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल के, उनको डाँट-डपट के, उनको ओहदों से हटा के ये साबित किया है कि वो किसी के कहने सुनने में नहीं है। तो अगर इसी तरह ये चलता वही रहा तो फिर एटीट्यूड है जो बाहर पे था। वही एटीट्यूड है जब हुकूमत में होते थे तब भी किसी की बात नहीं सुनते थे, अपने आप को अक्ल-कुल समझते थे। अभी भी वही एटीट्यूड और वही बिहेवियर लेके चल रहे हैं। वो लोग जिनको बाहर आपने पार्टी की भाग-दौड़ दी हुई है, अगर उनके ही कहने में आपने काम नहीं करना, उनके ही आप जो है वो जो है वो उन पे एतमादी करते हैं तो फिर पार्टी का भी अल्लाह हाफ़िज़ है और आपके फ्यूचर का भी। बट साहब आपने जैसे ज़िक्र किया कि क्योंकि वो अपनी सज़ा तो उनके लिए शायद मुतवक्किल थी, बुशरा बीबी की सज़ा को लेके वो ज़्यादा बुखला गए हैं। बुशरा बीबी का उन्होंने ट्वीट में ये भी कहा है कि वो जो हैं वो गैर सियासी खातून हैं। एक तो मुझे ये बताइएगा कि वो गैर सियासी खातून होती हैं, वो 26 नवंबर का इतना बड़ा इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं? और दूसरी बात ये बताइएगा कि बंद लिफ़ाफ़ा खोलें, अब बानी पीटीआई ये मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि वो बंद लिफ़ाफ़ा खोलें, जो इनके दौर में अगर खोला जाता तो वो गैर कानूनी था। मेरा ये ख़्याल है कि बुशरा बीबी ने पिछली हुकूमत भी सारी बुशरा बीबी ने चलाई है और पंजाब में वो जो तोहफ़ा दिया गया था उस्मान बुज़दार का, वो भी बुशरा बीबी की इजाद थी। तो तो उनको उनको तो गैर किसी सियासी सूरत कैसे कहते हैं? गैर सियासी तो किसी सूरत नहीं कहना चाहिए, वो पार्टी मीटिंग्स अटेंड करती रही हैं, वो पार्टी ऑर्गेनाइज़ करती रही हैं, वो पार्टी मुज़ाहरे अनाउंस करती रही हैं, वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई की मरकज़ी किरदार थी। तो गैर सियासी तो मैं नहीं समझता वो है, वो तो अब प्रॉपर सियासी है क्योंकि मैं समझता हूँ बानी पीटीआई की जो कॉल ऑफ फेल है, उसमें भी 90% बुशरा बीबी जो है वो कसूरवार समझी जाएगी। क्योंकि बानी पीटीआई बहुत डिपेंडेंट है बुशरा बीबी के हवाले से और सिर्फ अगर उन्हें सज़ा होती, उन्हें ये अंदाज़ा था कि मुझे सज़ा होगी। अगर उन्हें सज़ा होती तो शायद वो इस तरह का बिहेव ना करते। बुशरा बीबी की वज़ह से वो ज़्यादा जो है अग्रेसिव मोड में आ गए हैं। अच्छा और ये उनकी ट्वीट में एक चीज़ और बड़ी है जिसका बार-बार ज़िक्र किया जाता है, वो भी आपसे मैं डिस्कस कर लेती हूँ। एक तो इनको ना वो बहुत पसंद है, 1971 का वाक़या इनको बहुत याद आता है, बार-बार उसके हवाले से ट्वीट करते हैं और कौम से भी अपील करते हैं कि महमूदुर रहमान रिपोर्ट पढ़िए। इस पे हम डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। बट साहब ये बताइएगा, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बताया कि 1971 को वानी पीटीआई बहुत याद करते हैं और अक्सर अवाम से अपील भी करते हैं कि महमूदुर रहमान रिपोर्ट को पढ़ा जाए। क्यों वो मुल्क और कौम की मेमोरीज से 1971 के वाक़े को निकलने नहीं देना चाहते? क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं अवाम को? मेरा ये ख़्याल है कि बानी पीटीआई ने रियासत के अंदर एक रियासत बनाने की कोशिश की है। ये वो रियासत है जो
गैर मुल्की बैन अल-अक़वामी प्लेयर्स जो पाकिस्तान को की सलामती से खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान की डिग्निटी से खेलना चाहते हैं, वो इनको ऑपरेट कर रहे हैं। और बानी पीटीआई हुँ, उनका एजेंडा लेकर आगे चल रहे हैं। मेरा ये ख़्याल है कि ठीक है। भारत जो पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है, भारत को से पाकिस्तान को इतना खतरा नहीं है, जितना खतरा जेल में बैठ के बानी पीटीआई पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई हुँ, अगर इस तरीके से चलते रहे, तो आने वाले वक़्त में जो अरबाब-ए-इख्तियार हैं, उनको कोई ना कोई सख्त डिसीज़न करना पड़ेगा। क्योंकि बानी हुँ, पीटीआई पाकिस्तान की सालमियत को भी मद्देनज़र नहीं रखते। बानी पीटीआई हुकूमती वानों को तो छोड़े, मैं उन पे बात नहीं करता, पर बानी पीटीआई जो है अवाम के हकूक को भी मद्देनज़र नहीं रखते, पाकिस्तान की अवाम को भी मद्देनज़र नहीं रखते और पाकिस्तान की धरती को भी मद्देनज़र नहीं रखते। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चाहते हैं कि किसी तरीके से वो इक़्तिदार में वापस आ जाएँ और अपने सियासी मुखालफिन से गिन-गिन के बदले लें। बस इस आग में इंतकाम की वो जल रहे हैं, जिस पे उनको जो पीछे से झंडा जो दिया जाता है मंशूर, उस पे वो लम्हा ब लम्हा अमल करते हैं और पाकिस्तान को उसका नुकसान होता है। अब आप अंदाज़ा लगाएँ ना, सिविल नाफ़रमानी की जो बात कर रहे थे, उससे किसको नुकसान होना था? हुँ, पाकिस्तान की अवाम को नुकसान होना था, पाकिस्तान को। पाकिस्तान की बिल्कुल। की धरती को नुकसान होना था। तो मेरा ये ख़्याल है कि बानी पीटीआई जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इक़्तिदार की हवस में गुम है और उनका ये ख़्याल है कि किसी तरीके से इक़्तिदार हासिल कर लिया जाए और अपने सियासी मुखालफिन को जेलों में डाला जाए। इसके अलावा उनका कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुल्क की मोहब्बत नहीं है, कोई अवाम की पज़ीराई नहीं है, बस इस पे वो काम करना चाहते हैं। अच्छा, एक बार फिर उन्होंने यही अवाम को आगे लगाने वाला काम शुरू किया है। ये जो जैसे आप कह रहे हैं ना दोबारा यहाँ एक तरफ कह रहे थे कि अली मीन गंडापुर की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मुलाकात खुशाइंद है और अगले ही दिन फैसला आने के बाद इनकी जो स्टेटमेंट है वो हम सबके सामने है। दूसरी तरफ इन्होंने फिर से, जैसे मैंने आपको एक बार पहले भी जिक्र किया था प्रोग्राम में, यौम सियाह जिस तरह से 8 फरवरी को मनाने के इन्होंने अनाउंस किया है कि हम उस दिन जो केपी में से मुख्तलिफ तमाम इलाकों से काफिले निकलेंगे, पेशावर में इकट्ठे होंगे और यौम सियाह मनाया जाएगा। व्हाट्सअप एक और हमारे सियासतदान है जो शायद जो है ना वो बानी पीटीआई की बातों को पसंद करने लगे हैं। अगर आप इजाजत दें आपको उनकी भी बात बता दूं। जी, जी, बताएँ। मौलाना फजलुर रहमान का जिक्र कर रही हूँ, वो भी जो है वो आजकल एक बार फिर जो है वो बड़े नाराज दिखाई दे रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम में हमने देखा था कि हुकूमत को भी तस्लीम कर लिया था और असम्बलियों को भी बड़ी रिस्पेक्ट मिल रही थी, हुकूमत के साथ चलने को भी तैयार थे। अब फिर उन्होंने असम्बलियों को जाली कह दिया है और फिर उन्होंने कह दिया है कि इन शॉर्ट में आपको बताऊं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ है वैसा ही इलेक्शन शेख हसीना वाजिद ने करवाया था। यानी कि उन्होंने फिर से एक बार आर्टिफिशियल असेंबलीज और इलेक्शन को ही जो है वो पूरा एक नेगेटिव कर दिया है। क्या कहेंगे? देखिए जिस मसलियत का शिकार बानी पीटीआई है, बानी पीटीआई को ये मर्ज़ नया-नया लाहक हुआ। जबकि हुँ, मौलाना फज़लुर रहमान साहब जो हैं, वो अपने अवाइल से, स्टार्ट से ये काम करते आ रहे हैं और ये सोच रहे हैं, उनका ये ख़्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट उनके घर की एक बंदी है और एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि उनको हर दौर में हर पार्टी के साथ इक़्तिदार में शरीक करें। और इक़्तिदार के हाँ, बगैर उनको शायद ये नहीं समझ आती कि वो इक़्तिदार के बगैर रह भी सकते हैं। उनका भी ये ख़्याल था कि हुँ, पहली दफ़ा वो कई सालों के बाद इक़्तिदार से बाहिर हुए हैं। उन्होंने कोई हुँ, सियासी जमहूरी हुकूमत हो, उनके साथ भी शामिल-ए-इक़्तिदार होना होता है। उन्होंने कोई डिक्टेटर हो, उसके साथ भी शामिल-ए-इक़्तिदार होना होता है। आपको याद है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इनके पास थी जब ये परवेज़ मुशर्रफ हमारे डिक्टेटर थे, तो ये एमएमए बनी थी हुँ। मजलिस-ए-अमल, तो ये उसके सरबराह थे मौलाना फज़लुर रहमान और ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी ली हुई थी और मेरा ख़्याल ऊपर फेडरल में मिनिस्ट्रियाँ भी ली हुई थी। जी, तो जी। मेरा ज़ाती तौर पे ख़्याल ये है कि उनका भी प्रॉब्लम सिर्फ़ इक़्तिदार की हवस है। उनका भी ख़्याल ये है कि उनको किसी तरीके से इक़्तिदार में शामिल किया जाए। मैंने ये सुना है कि इस मर्तबा हुँ, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ भी नहीं चाहते कि वो मौलाना फज़लुर रहमान को किसी सूरत भी इक़्तिदार में शामिल करें। अब
जब अच्छा। इक़्तिदार में जब इनका इक़्तिदार था, बानी पीटीआई का इक़्तिदार था, तो मौलाना फज़लुर जी, जी। रहमान और बानी पीटीआई की आपस में मतलब ज़िंदगी-मौत की दुश्मनी थी। आपस में ऐसा ही है। मतलब एक-दूसरे को एक आँख नहीं भाते थे। वो जलसों में नाम लेते थे। हुँ। आपको याद है वो बानी पीटीआई ने एक जलसे में कहा कि मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि आप मौलाना फज़ल रहमान को मखसूस नाम से ना पुकारा करें। तो मैंने कहा हाँ, कि हाँ, नहीं हाँ, वो हाँ, है हाँ। ही, तो मैं क्यों ना पुकारूँ? तो इस लेवल की दुश्मनी हाँ। थी। वो इन्हें यहूदी जी, जी। एजेंट और पता नहीं क्या-क्या कहते थे। तो अब आपस में हुँ, दोनों के पास इक़्तिदार नहीं है, तो वो दोनों एक-दूसरे को पसंद हुँ। कर रहे हैं, दोनों के पास ऑप्शन भी कोई नहीं है। तो ऑप्शन जब कोई ना हो हाँ। तो फिर एक-दूसरे को पसंद ही करना है। अच्छा, सिलसिला भी हालाँकि बानी पीटीआई के दौर से ही शुरू हुआ था मौलाना के डाउनफॉल का। आगे मौलाना का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? मेरे ख़्याल ये है कि जितना वो तड़प रहे हैं अगले दौरे हुकूमत में उनकी मतलब जो थ्रेट्स हैं और उनके जो हरबे हैं या उनके जो अमली इक़दामात हैं इक़्तिदार में आने के, जितना वो तजुर्बा रखते हैं अगले अगले इक़्तिदार में वो शामिल हो ही जाएँगे एड़ियाँ घसीट-घसूट कर। अच्छा, तो बट साहब यौम-ए-सियाह के बारे में क्या कहेंगे? जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिसकी तैयारियाँ कर रही है, उस यौम-ए-सियाह को जिस तरह मर्ज़ी ये मना लें, उसका कोई फ़ायदा होने वाला है? क्योंकि हुकूमत तो अपना काम कर रही है। ये जितनी मर्ज़ी सर पे पट्टियाँ बाँध लें, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए इसमें फ़रियाल एक चेंज आया है, ये देखें जी, कि इस जी। दफ़ा इस्लामाबाद में यौम-ए-सियाह मनाने का ऐलान नहीं किया गया। इस दफ़ा ये बिल्कुल, नहीं कहा गया बिल्कुल। कि कौमी असम्बली का घेराव करें और सेनेट का घेराव करें हुँ, या प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का घेराव करें या डी चौक पहुँचे या एम्बेसी रोड पे आ जाएँ, ठीक है? इस हुँ, दफ़ा हुँ, उन्होंने हुँ, उस प्लेस का एहतमाम किया है पेशावर, जहाँ पे उनकी अपनी हुकूमत है और खुद ही उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर देखना है और खुद ही यौम-ए-सियाह मनाना है, ना कोई तोड़-फोड़ होगी, ना कुछ होगा। मैं इस यौम-ए-सियाह के खिलाफ नहीं हूँ, पहले ये समझें। ये हुँ। मुस्लिम लीग नून अच्छा। की अपने दौर में बेनज़ीर जब हुक्मरान थी, तो मुस्लिम लीग नून ने तहरीक-ए-निजात की एक टर्म मुतारिफ कराई थी। इन्होंने तहरीक-ए-निजात के हुँ, एक हुँ, हुँ, हुँ। मिशन जो एहतजाज जो है वो लॉन्च किया था। फिर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वो उसमें था यौम-ए-सियाह ये मनाते रहे हैं। जिस दिन परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया था, उस दिन ये यौम-ए-सियाह मनाते रहे। इस तरह के एहतजाज अच्छा। को हम मतलब हेल्दी एहतजाज समझते हैं। हम समझते हैं कि हुँ। एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराएँ, काली पट्टियाँ बाँधें और बात को ख़त्म करें कि मुल्क को तोड़-फोड़ ना करें, मुल्क की मशीनरी को हुँ। जाम ना करें, मुल्क के वफ़ाक पे चढ़ाई ना करें। अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराना है, रिकॉर्ड कराएँ और बस अपने-अपने घर जाएँ। मुल्क की वैसा सलामती को एहतजाज बचाएँ। तो नहीं आप कह रहे, वैसा एहतजाज तो नहीं आप कह रहे वो जो आजकल बड़ा मशहूर हुआ है वो जो शहबाज शरीफ वाला जो जी, 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 शहबाज शरीफ बिल्कुल, साहब बिल्कुल। शहबाज शरीफ जी, साहब जी, ने वही। जितना जो एहतजाज का तरीका बताया वो भी बड़ा पढ़ा-लिखा तरीका है कि है ना? अगर इस वो तरह चलेगा एहतजाज के पाकिस्तान में? नहीं, पाकिस्तान के लोग जो इस वक़्त ऑपोज़िशन में हैं, वो उनका एग्रेशन ऊ से बहुत ज़्यादा है। उनका एग्रेशन हुँ। ज़्यादा है इसलिए मेरा ख़्याल वो पाकिस्तान हाँ, में काबिल अमल नहीं है। वो से बात नहीं चलेगी। नहीं, 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 क्यों वो एग्रेशन ज़्यादा है ना, इससे उनको अपनी तसल्ली नहीं होगी। अच्छा, ठीक है। और बट साहब अभी मैंने कुछ चीज़ें और भी डिस्कस करनी है, लेकिन उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए वो कल जो अमरीकी सदर जो है वो हल्फ ले रहे हैं, उस पे हम डिटेल में बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होंगे, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। बट साहब कल मंडे को आखिर वो दिन आ रहा है जिसका काफ़ी देर से सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के अपना इक़्तिदार संभालने की तरफ जो है वो थीं। अब कल ये हलफबरदारी होनी है। पहले तो ये बताएं तकरीब होती किस तरह से है, कहाँ होगी, कौन-कौन लोग शरीक होंगे? देखो, ये जो तकरीब है, ये पूरी दुनिया के लिए मतलब एक पावर ऑफ ट्रांसफ़र जो है, वो समझी जाती है। हुँ, क्योंकि पूरी जी। दुनिया की नज़र इस ट्रांसफ़र ऑफ पावर पे होती है। इसमें इसका हुँ, तरीकाकार ये है कि इस दफ़ा अमेरिका में बड़ी सर्दी पड़ रही है और ये पहली अच्छा, दफ़ा है कि अमेरिका में ये इनडोर तकरीबात का इनेकाद किया गया है। वैसे आउटडोर तकरीबात होती हैं। अच्छा, अच्छा। इसमें सबसे पहले
सदर नौमुंतखब सदर ट्रम्प व्हाइट हाउस के मेन एंट्रेंस से सामने कॉर्नर पर एक तारीखी चर्च वाकया है, वहां पे एक सुबह दुआया तकरीब में शरीक होंगे। उसमें ठीक है। शरीक होने के बाद उस तकरीब में दुआ का एहतमाम किया जाएगा, मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की जाएंगी। फिर उसके बाद क्या, व्हाइट हाउस से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर कैपिटल हिल है। कैपिटल हिल में इसका बकायदा हल्फबर्दारी का इनकाद किया गया है और एहतमाम किया गया है। ये अच्छा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं, वो सदर ट्रम्प से उस पे मतलब हलफ लेंगे। हलफ के बाद ठीक है। मौसीकी की एक तकरीब होगी। तकरीब के बाद कैपिटल हिल के ही लॉन में मतलब न्यू कांग्रेसमैन और रिपब्लिकन के सेनेटर्स और तमाम लोगों का एक कमेटी बनी हुई है, जो डोनाल्ड नो मुंतखब सदर के एजाज में एक जोराना देगी। वो जो लंच होगा, उसके बाद सदर ट्रम्प वहां से काफिले की सूरत में निकलेंगे और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू से होते हुए वो वाशिंगटन डीसी में, मतलब ये कैपिटल हिल वाशिंगटन डीसी में ही है, तो वो व्हाइट हाउस में आ जाएंगे। वो जो तकरीब ठीक होगी, है। उसमें तमाम साबिक सदूर को मदऊ किया जाता है। ठीक है, इस दफा मैंने अच्छा। सुना तमाम साबिक सदूर और उनकी अहलिया वो उस तकरीब में शरीक होती हैं, हल्फबर्दारी की तकरीब में। अच्छा, इस दफा मैंने सुना है कि मशल ओबामा जो है वो शायद शरीक नहीं हो सकेंगी अपनी किसी मसरूफियत की बिना पर। बहरहाल बाराक ओबामा जो है वो शरीक होंगे, क्लिंटन शरीक होंगे, बुश शरीक होंगे, मतलब जितने साबिक सदूर हैं वो शरीक होंगे। तो ठीक है। उसमें बाइडेन भी शरीक होंगे। अब कैसी बात है कि बाइडेन जब उस तकरीब में आएंगे, उस वक्त तक वो सदर होंगे। ठीक है, और उस तकरीब से बिल्कुल, जब वापस जाएंगे तो साबिक सदर हो चुके होंगे, मतलब वो वापस व्हाइट बिल्कुल, हाउस नहीं बिल्कुल। जाएंगे। व्हाइट हाउस में हुँ, सदर ट्रम्प जाएंगे, वो उसके मुकीम बन जाएंगे, और जो बाइडेन है वो अपने जाती घर में वापस तशरीफ ले जाएंगे। तो तो ये जाने इक़्तिदार वाले को भी कोई स्पीच वगैरह, जाने वाला भी कोई स्पीच वगैरह करता है, जैसे अब बाइडेन नहीं, छोड़ के जा रहे हैं मेरा नहीं इक़्तिदार? ख्याल। नहीं, नहीं, अच्छा। जाने वाला नहीं स्पीच करता। जाने वाला एक गुड हुँ, जेस्चर के तौर पर उस तकरीब में उनके एक एसओपीज हैं, शरीक इसलिए होता है कि पुरअमन तरीके से इक़्तिदार की मुंतकिली हो जाए। इसमें जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी इसी हल्फबर्दारी की तकरीब में शरीक होंगे। अच्छा, जब डोनाल्ड ठीक है। ट्रम्प जो हैं वो मतलब व्हाइट हाउस में वापस आ जाएंगे, तो फिर रात को इन्होंने इंडोर तकरीबात रखी हुई हैं। एक तो हुँ, एक वाशिंगटन डीसी का एक हॉल है बहुत बड़ा, जिसमें स्पोर्ट्स की तकरीबात होती हैं। उसको कहते हैं अच्छा, अरीना, वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, अरीना का ठीक है। पाकिस्तान के साथ भी बैकग्राउंड है। यही बानी पीटीआई हुँ, जब वाशिंगटन डीसी ले तशरीफ ले गए थे सदर ट्रम्प को मिलने के लिए, इन्होंने सदर ट्रम्प से दरखास्त की थी कि वो पाकिस्तान कम्युनिटी से खिताब करना चाहते हैं। अरीना हुँ, में गवर्नमेंट ने इनका अरेंजमेंट कर दिया। 20,000 लोगों की कैपेसिटी थी। 20,000 लोग उधर आ गए और हॉल खचाखच भरा हुआ था, और बानी पीटीआई ने उधर खड़े होकर जो तकरीर की, उससे पूरी दुनिया, पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने रुस्वा हुआ। उन्होंने कहा कि साबिक हुँ, प्राइम मिनिस्टर को मैं जेल से तुम्हें निकालूंगा, तुम्हारे एसी उतार दूंगा, तुम्हें तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम फ्रॉड हुँ, हो, तुम चोर हो। हुँ, ये तकरीर ये करके गए वाशिंगटन डीसी में। और आज कुदरत का सिस्टम या कुदरत का वो देखें सिस्टम के, ये आज अंदर है और वो हुक्मरान है। ठीक है जी, ये तो हाँ, अल्लाह को पता बिल्कुल ठीक है। है। इसमें ये हुँ, पाकिस्तान के साथ एक मतलब कड़ी मिलती थी। सदर ट्रम्प जो है वो आज कैंडल लाइट डिनर से पहले अरीना में कांग्रेसमैन और पार्लियामेंटेरियन जो रिपब्लिकन के हैं, उनसे और पब्लिक से भी खिताब करेंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे और उनसे मुबारकबादें वसूल करेंगे। उसी अरीना हॉल में ये जलसा होगा, एक जलसा ही है। ठीक है, तो ठीक है भट्ट साहब, और जी। उसके बाद एक कैंडल कैंडल लाइट डिनर होगा,
जिसमें डिफरेंट मुल्कों के एम्बेसडर्स, पार्लियामेंटेरियंस और जो बिजनेसमैन हैं डिफरेंट, वो शरीक होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान से जो अभी तक कंफर्म हुआ है, वो तो यही कंफर्म हुआ कि पाकिस्तान के एम्बेसडर जो वाशिंगटन डीसी में ऑफिशियली वो जा रहे हैं और उनको मदऊ किया गया। अमेरिकन सदर की जो तकरीब अल्फा वफादारी होती है, उसमें पूरी दुनिया के एम्बेसडर्स को मदऊ किया जाता है, ना कि सरबराहान को मदऊ किया जाता है। तो अभी तक के जी, लिए जी, तो इतना ही जी। है। और फिर उसके बाद सदर हुँ। ट्रम्प जो है, उनके अज़ाइम तो आपको पता है, फिर ट्यूसडे से वो शुरू हो हाँ। जाएंगे अज़ाइम की तकमील के लिए। अच्छा बट साहब, जनूबी एशिया के हवाले से थोड़ी-सी बात करते हैं। जनूबी एशिया में जिस तरह ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सुलह हो रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं। बांग्लादेश और इंडिया के मामलात ख़राब हो रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान के तो हमेशा से ही कशीदा रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की कैसी पॉलिसी हो सकती है? अमेरिका का क्या किरदार हो सकता है जनूबी एशिया की सिचुएशन की तरफ? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अभी अपने मसाइल में बहुत बिजी हैं। पहले ये समझें कि हुँ। उन्होंने जो पहली स्टार्टिंग अनाउंसमेंट्स की हैं, जिसमें उन्होंने ग्रीनलैंड की बात की, जिसमें उन्होंने पनामा नहर की बात की, जिसमें उन्होंने कनाडा की बात की, अभी तो वो उस पे बात करेंगे। और गैर कानूनी मुकीम जो हैं अमेरिका में, उस पे वो फोकस करेंगे। मेरे ख्याल में ठीक है। इंडिया जो है डोनाल्ड ट्रंप का मतलब थोड़ा सा जो टिल्ड है, वो इंडिया की जानिब है। डोनाल्ड ट्रंप अपने हुँ। पिछले दौर में दो लोगों का वो अपना दोस्त करार दे चुके हैं, जिसमें एक बानी पीटीआई और एक नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी का अच्छा। जो प्रोटोकॉल अमेरिका, हाँ, नरेंद्र मोदी का जो हुँ। प्रोटोकॉल अमेरिका में हुआ था, रेड कारपेट पे उसका इस्तकबाल हुआ था। अब समझने हुँ, की बात हुँ। ये है कि अगर नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश आपस में इख्तलाफात के बायस, या ये बांग्लादेश ये समझता है कि नरेंद्र मोदी उधर इंतशार पैदा करते हैं, अपने लोगों को उन पे बुराजमान करते हैं बतौर वजीर आजम, या उनको सपोर्ट करते हैं, तो इंडिया का तो एक सूबा नहीं है ना, बांग्लादेश इंडिपेंडेंट मुल्क है हुँ। और जी, पाकिस्तान जी। से लहदा हुआ। और अगर जितनी देर वो इंडिया के असर में रहा है, उतनी देर पाकिस्तान से उसके खिलाफात रहे हैं। जो ही इंडियन लॉबी वहां बिल्कुल। से परे हुई है, वैसे ही वो अपने मतलब एक समझे अपने एक बाजू या अपने हिस्से की तरफ जो है, जिससे वो लागू हुआ था, वो लौट आए हैं। और मैं हुँ। समझता हूँ कि अब हमारी अस्करी क़यादत से उनकी अस्करी क़यादत की जो मुलाकातें हुई हैं, उसमें हाँ। मतलब वो त्यारे खरीदो फरोख्त की बात भी हुई है, और आइंदा इकट्ठे जी, चलने के, खुशाइंद है काफ़ी। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल खुशाइंद है। बिल्कुल ठीक है। और इसमें मैं जी, नहीं समझता डोनाल्ड ट्रंप कोई उनको कोई इतराज़ होगा कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के साथ क्यों ठीक है। घूम रहा है और के साथ क्यों नहीं घूम रहा। ठीक है बट साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त के लिए। अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।